हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आर्यों का मूल निवास स्थान, जिसमें हमने देशी मत पढ़ लिए थे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी मत। तो विदेशी मत क्या कहते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले सर विलियम जेम्स कहते हैं कि जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसके बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि यूरोपीय एवं संस्कृत भाषा की समानता के आधार पर इन्होंने आर्यों की उत्पत्ति का स्थान यूरोप माना। ठीक है दोस्तों, और यूरोप में भी जर्मनी, हंगरी, दक्षिणी रूस को ये मानते हैं। ठीक है, इसमें ये एक मतलब बताते हैं, एक साक्ष्य देते हैं कि ये कहते हैं कि संस्कृत में जो है इसको मातृ कहते हैं माता को, लैटिन में मातेर और अंग्रेजी में मदर। ऐसे ही संस्कृत में पिता को पितृ कहते हैं, लैटिन में पातेर और अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो इन शब्दों की समानता के आधार पर, ठीक है, संस्कृत भाषा, यूरोपीय एवं संस्कृत भाषा की समानता के आधार पर, क्योंकि ये शब्द जो हैं वहाँ पे चलते हैं और फिर बाद में संस्कृत में यहाँ पे प्रचलित हैं, तो इसके आधार पर ये कहते हैं कि ये इनका जो विलियम जेम्स का ये मानना है कि इनका निवास स्थान यूरोप था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं आगे मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर को मैंने पहले ही बताया है, इन्होंने मध्य एशिया या बैक्ट्रिया क्षेत्र को माना है और ये जर्मन विद्वान हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ये आधार बताते हैं, इनका जो आधार है मानने का, तो जेंदावस्ता जो कि ईरान की पवित्र पुस्तक है की समानता भारत के वेदों से मिलती है, इस आधार पर ये कहते हैं। ठीक है, आलोचना इनकी ये है, आलोचना में लोग ये कहते हैं, जो इन्होंने ये आधार बताया इस आधार का आलोचना करते हुए बताते हैं कि ऋग्वेद में मध्य एशिया का कहीं उल्लेख नहीं है। बात भी सही है, अगर भाई इन दोनों में समानता है, चंदावस्ता में और ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में भी तो फिर मध्य एशिया का कहीं ना कहीं उल्लेख होना चाहिए था, अगर वो आर्य सभ्य मतलब आर्य से संबंधित थी। तो चलिए, तो पश्चिमी एशिया की बात करते हैं। कुछ लोग पश्चिमी एशिया को इनका निवास स्थान मानते हैं और ज़्यादातर यही माना है। कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्य भारोपीय भाषा परिवार से थे। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा, यानी कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत। इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले और यह मान लिया गया कि आर्य पश्चिमी एशिया से आए। ठीक है, इसका पहला साक्ष्य 2200 ईस्वी में इराक से प्राप्त हुआ भारोपीय भाषा का। दूसरा साक्ष्य 1620 ईस्वी में कस्सी, इराक में ही पड़ता है जो कि, और 1420 ईस्वी में मितन्नी। ये मितन्नी ही एक जो बोगज कोई अभिलेख जो मिला है वो हमें यहीं से मिला है, इसलिए उसको बोगज कोई अभिलेख को मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सीरिया यानी कि वर्तमान में तुर्की जो है, दोनों में आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए, तो 1400 ईस्वी में प्राप्त हुआ बोगज कोई अभिलेख, इसमें वैदिक देवताओं के नामों की चर्चा मिलती है। ठीक है, फिर से समझ लें, ये जो बोगज कोई अभिलेख है वास्तव में ये मध्य एशिया का एक स्थान है। ठीक है, एशिया माइनर यानी कि तुर्की, वहाँ से ये प्राप्त हुआ था 1420 907 ईस्वी में इसको खोजा गया था। तो इसमें वैदिक देवताओं की, यानी कि उन्हीं वैदिक देवताओं की जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, के नामों की चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। और ध्यान रखेंगे, चार देवताओं की ही चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, केवल। और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो ये बोगस कोई का अभिलेख ही है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बोगस कोई आप याद रखेंगे एक स्थान है जो कि वर्तमान तुर्की में पाया जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि या तो आर्य मध्य एशिया से थे या पश्चिमी एशिया से थे। ठीक है, लेकिन दोनों में जो पहली आपको वरीयता देनी है वो पश्चिमी एशिया को ही देनी है। ठीक दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की। ठीक, तो इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। और ध्यान रखेंगे इसका जो समय है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। ठीक है दोस्तों, इस काल में
आर्यों का जीवन कबीलाई प्रकार का था, अर्थात प्रारंभ में वे जो है कबीले के रूप में आकर के बसे थे और इनमें लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा होता था। ठीक है, अर्थात अस्थायी था एवं युद्धों की प्रधानता थी, तो ये आपस में लड़ते थे दोस्तों। ठीक है, इस क्षेत्र में 7 प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती थीं। इसे इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। और ये कौन कौन सी 7 नदियाँ थीं? तो इसमें सिंधु, वितुष्टता यानी कि झेलम, और इनके नाम भी आते रहते हैं दोस्तों कि झेलम का दूसरा नाम क्या है, अस्कनी यानी कि चिनाब, परुष्णी यानी कि रावी, विपाशा यानी कि व्यास, शतुद्री यानी कि सतलज और सरस्वती। तो ये 7 नदियाँ थीं। फिर से सिंधु, वितस्ता, अस्कनी, परुष्णी, विपाशा, शतुद्री और सरस्वती। ऋग्वेद में जहाँ पे आकर के बसे थे ये आर्य, तो उसको क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। ठीक है, ब्रह्मव्रत भी कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा गया। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। तो 25 नदियों का उल्लेख है और सबसे ज़्यादा जिस नदी का उल्लेख है वो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ठीक है, फिर से सबसे ज़्यादा लेख जो मिलता है वो सिंधु नदी का, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और इसके उपनाम भी मिलते हैं, जैसे मातेत्मा, देवेत्मा, नदीत्मा। नदी सूक्त में विपाशा, व्यासा यानी कि व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख है। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो जानते हैं जो पूर्व वैदिक काल है, जब आर्यों का आगमन हुआ है, तो उस समय की क्या राजनीतिक स्थिति थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़्यादातर पाई जाती थी, और शहर तो उस समय बने ही नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी इकाई जो थी उस समय पे कबीला थी, या उसको जन भी कहते थे। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, गृह या घर जिसका अध्यक्ष कुलपति होता था। गृह या कुल एक ही होता था, कुल का अध्यक्ष कुलुप कहलाता था। ठीक है, गृह घर मान लीजिए, परिवार मान लीजिए, ये समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। और इससे बड़ी ग्राम थी, उसका अध्यक्ष ग्रामीणी कहलाता था। फिर ग्रामों से मिलकर के विष बनता था, उसका अध्यक्ष विषपति, और विष से जन या कबीला बनता था। और इसका जो अध्यक्ष राजा या राजन या गोपा या गोप, ये इसके उपनाम होते थे। ठीक है, और उस समय इनका जो मुखिया था, परिवार का मुखिया पिता होता था, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। चलिए कुछ देखते हैं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है उस समय जनपदों का विकास नहीं हुआ था। ग्रामों के बीच संघर्ष के लिए संग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए राजा के बारे में बात करते हैं। तो राजा का पद सीमित संदर्भों में ही वंशानुगत था, अर्थात हर जगह वंशानुगत नहीं था, कुछ ही जगह वंशानुगत था। राज्याभिषेक में सभी भाग लेते थे, जैसे ग्रामीणी भी, कुलपति, विषपति, रथकार, कर्मकार आदि। इन सबको मिलाकर के रत्नीन कहा जाता था। ये प्रमुख अधिकारियों का समूह होता था। कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास सीमित अधिकार थे। ठीक है, राजा पर नियंत्रण के लिए 4 प्रतिनिधि सभाएं थीं। ठीक है दोस्तों, और वो 4 प्रतिनिधि सभाएं कौन कौन सी थीं? तो इसमें एक समिति है, एक सभा है, एक विधत है और एक कर्ण है। ठीक है, समिति और सभा जिसमें कि आम लोग भी भाग लेते थे, यहीं से इन्हीं दोनों के द्वारा राजा का चुनाव भी होता था। तो ये दोनों चीज़ें, समिति भी और सभा भी, राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थीं, अर्थात उसको नियंत्रण में रखती थीं। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है, सभा का 8 बार उल्लेख है और विधत का 122 बार उल्लेख मिलता है। और विधत को ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था भी माना जाता है। ठीक दोस्तों, आगे राजा की पटरानी को महिषी कहा जाता था, जो प्रशासनिक कार्यों में सहायक एवं सलाहकार का कार्य करती थी। समिति क्या है? समिति ऐसे समझ लीजिए आप जैसे कि आज की लोकसभा। तो यह कबीले की आम सभा होती थी, अर्थात कबीले के सभी लोग इसमें होते थे और राजा का चुनाव इसी समिति के द्वारा किया जाता था। और समिति का जो अध्यक्ष
कहलाता था उसको हम ईशान कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ईशान। सभा की बात करते हैं तो सभा एक तरीके से ऐसे मान लीजिए राज्यसभा वृद्ध एवं कुलीन लोगों की संस्था थी। ठीक है, जो अच्छे लोग होते थे, समझदार लोग होते थे ज़्यादातर, जैसे कि आज भी हम राज्यसभा में मनोनीत करते हैं लोग, तो वो कला के क्षेत्र से होते हैं इस, ठीक है दोस्तों, कला, संगीत, साहित्य, इस प्रकार से। सभा में बात करें तो इसमें महिलाएं भी भाग लेती थीं और अध्यक्ष को सभावती कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभा और सभावती दोनों समाप्त हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं विदत। तो विदत के बारे में, विदत क्या था? सभी सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य कार्य इसी के द्वारा संपन्न किए जाते थे। ठीक है, उपज संबंधी वितरण, सैन्य लूट का बंटवारा, ये, और इसमें भी महिला पुरुष दोनों, ये सारे कार्य विदत के द्वारा किए जाते थे। गण क्या होता था? तो गण कुलीन लोगों की संस्था, जो कि मध्य वर्गीय परिवार थे, वो इसके सदस्य होते थे। कुछ प्रमुख अधिकारियां, उनके भी बारे में जान लेते हैं, जिसमें पुरोहित को सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था। सामान्यतः जो ब्राह्मण होता था उसको ही पुरोहित कहा जाता था। सेनानी पुरोहित के बाद नंबर 2 पे आते थे। फिर इसके बाद पुरुप, ये किले का प्रधान होता था, और एक स्पर्श, ये इनकी गुप्तचर संस्था होती थी। ठीक है, सैन्य व्यवस्था जान लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी, युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था, और उस समय 3 प्रकार की सेना होती थी: पैदल सेना, घोड़ा सेना और रथ सेना। कर व्यवस्था, कर को बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में कर को क्या कहा गया है? कली कहा गया है। और राजा को प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि राजा जो है दबाव डाल रहा है, ये प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था। न्याय व्यवस्था क्या थी? अलग से न्याय व्यवस्था अलग से देखने को नहीं मिलती है, हालांकि सभा ही न्यायिक मामलों का निपटारा करती थी। दुनिया का पहला युद्ध, तो क्या है ये दुनिया का पहला युद्ध? विस्तार। प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु 7 नदियों के क्षेत्र में रहते थे। 10 राग युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों, है ना, जनों का मतलब है जन के मालिक, 5, जिनमें 5 आर्य पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुह एवं अनु तथा 5 अनार्य कबीले अक्कीन, पख्त, भलानस, विषाणी एवं सीवी थे। इसमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो एक तरफ अकेला भरत वंश के राजा थे, ठीक है, सुदास, और ये युद्ध देखो 10 राज्य युद्ध इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि 10 राजाओं से युद्ध हो रहा है। परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सुदास की विजय होती है। किसकी विजय होती है? सुदास की विजय होती है। और सुदास के मुख्य पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ थे, तथा 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 10 राग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है। वशिष्ठ कौन है? पुरोहित के एक तरीके से पुरोहित थे सुदास के, और 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र थे। विजय किसकी हुई? सुदास की हुई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो इसमें कबीलाही तत्वों की प्रधानता के कारण यहाँ समतावादी शासन पाया जाता था, जिसमें पुरोहित थे, सेनानी थे, सामान्य जन सभी शामिल होते थे। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, काम के आधार पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वें मंडल का भी जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। वर्ण का प्रयोग रंग के अर्थ में कहीं कहीं और कहीं कहीं कर्म के अर्थ में भी हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये बाद में शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, पहचान का आधार क्या होता था? तो पहचान का आधार ये गोत्र रखते थे, और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बस और थोड़ा सा है। स्त्रियों की दशा के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो स्त्रियों की दशा जो है ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी। ठीक है,
ध्यान रहे आपका, हड़प्पा सभ्यता में भी हमारी जो स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी, मात्र सत्तात्मक परिवार होता था। हालांकि मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पे हो गई थी, लेकिन फिर भी स्थिति यहाँ पे सही थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा हमारा, तो वहाँ पर स्त्रियों की दशा में कमी होती जाएगी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। देखो उस समय हमारा समाज एक तरीके से काफ़ी अच्छा था, स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। ठीक है, विदुषी महिलाएं, अब कुछ विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं हुई हैं, जिनमें देखो लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला आदि महिलाओं का उल्लेख मिलता है। पिरदा प्रथा और सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम पे स्त्रियों के हिसाब से। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, आभूषण निष्क और अयस, तो निष्क सोने के आभूषणों को कहा जाता था और अयस जो होते थे वो कांसा या तांबा के लिए प्रयोग किया गया है। रुकम, गले का हार को रुकम कहा जाता था। चांदी व लोहे का प्रयोग नहीं मिला है यहाँ पर। भोजन शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। भोजन में गाय से संबंधित चीज़ों का महत्व था, जैसे दूध, दही, मक्खन आदि। चावल, मछली, नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुरापेय की निंदा की गई है। सुरापेय जो हमारा मादक पदार्थ होता है। अच्छा, आगे सोमपान। ऋग्वेद में हिमालय की मूसवन चोटी का उल्लेख है, जिस पर सोम नामक वनस्पति होती थी, उसी से सोमरस बनता था। इसको मादक पेय पदार्थ भी कहते थे। वेशभूषा कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी यानी कि अधो वस्त्र, शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र था। एक वासस उत्तरीय मध्य भाग में और एक अधिवासस द्रापी यानी कि शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाला वस्त्र। ठीक है दोस्तों, आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल के लोगों का? तो इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है दोस्तों, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। सर्वाधिक महत्व गाय का था। ऋग्वेद में 176 बार गाय का वर्णन मिलता है तथा संपत्ति व विनिमय का आधार भी गाय ही था। संपत्ति और विनिमय, इसको समझे, संपत्ति ही धन के रूप में प्रयोग होती थी गाय को, मतलब किसी व्यक्ति कौन कितना अमीर है वो उसकी गायों की संख्या से पता लगाया जाता था। और विनिमय का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहिए था तो वो बदले में गाय दे करके उसको ले लेता था। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं गाय ऐसे धन, ऐसे मुद्रा काम कर रहा था उस टाइम पर। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि यानी कि गायों का अन्वेषण था, यानी कि गायों को प्राप्त कर लेना। धनी व्यक्ति को गोमत तथा राजा को गोपति कहा जाता था। समय की माप के लिए गोधूली का प्रयोग किया जाता था और दूरी की माप के लिए गव्यतु का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, पानी, पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी पानी कहलाते थे। ऋग्वेद में घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट तथा सरामा नामक कोई पवित्र कुतिया है का उल्लेख, बाघ और हाथी का उल्लेख मिलता है। बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। सबसे प्रिय पशु यहाँ पे घोड़ा था। ठीक दोस्तों, कृषि कार्य चौथे मंडल में वर्णित है। एक ही अनाज, यव या जौ का उल्लेख का वर्णन है। आर्यों को 57 ऋतुओं का ज्ञान था। ठीक, 5 ऋतुओं का ज्ञान था। आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। हिरण्य सोने की धातु कहलाती थी। बैकना ऋण देकर ब्याज लेने वाला सूदखोर कहलाता था। और उर्दर अनाज मापक यंत्र होता था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आज के लिए यहीं तक। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें हम वैदिक साहित्य को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।